बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। इराक में मुजाहिरों का अहम मोड़। रोज़ा हुसैन के करीब एहतजाजियों पर फायरिंग में 18 हलाक। नेतन्याहू ने कहा यमन में तैनात ईरानी मिसाइलों से इसराइल को खतरा है, एयरफोर्स चौकस। बगदादी की लाश समंदर में फेंक दी गई, अमेरिका ने किया दावा। सीरिया में ऑयल फील्ड्स के करीब आने वालों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करेंगे, अमेरिका ने दी वार्निंग। मोदी ने की सऊदी हुक्मरानों से मुलाकात, कहा मिडिल ईस्ट बहरानों को हल करने के लिए नए अप्रोच की जरूरत है। हिंदुस्तान और सऊदी अरब के बीच कई समझौते, रियाद में मौशिक कॉन्फ्रेंस से मोदी का खिताब। बर्तानिया में क्रिसमस से पहले इलेक्शंस होंगे, लेबर पार्टी ने बोरिस जॉनसन की तजवीज से इत्तेफाक कर लिया। नवाज शरीफ की हालत बहुत बिगड़ गई, डॉक्टर्स अब तक बीमारी पहचान नहीं पाए। यूरोपीय डेलीगेशन कश्मीर पहुंचा, अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस में झड़पें, वादी में जबरदस्त तनाव। शिवसेना से कोई वादा नहीं किया, फडणवीस ने किया ऐलान। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के साथ मीटिंग बर्खास्त कर दी, जोड़ तोड़ की सियासत जारी। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। इराकी सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुकद्दस शहर करबला में हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा करने वालों पर फायरिंग कर दी। पता चला है कि झड़पों में कम से कम 18 लोग हलाक हुए और सैकड़ों जख्मी हुए। डॉक्टर्स के हवाले से एक रिपोर्ट में कहा गया कि 18 लोग हलाक हुए, लेकिन करबला के पुलिस चीफ ने एक बयान में इस दावे को रद्द कर दिया और कहा कि सिर्फ एक आदमी हलाक हुआ, लेकिन उसकी मौत भी झड़पों से ताल्लुक नहीं रखती। उन्होंने सोशल मीडिया पर एहतजाजियों पर फायरिंग के वीडियोज को घड़त करार दिया और कहा कि उनका मकसद बदअमनी को हवा देना है। सिक्योरिटी ओहदेदारों ने बताया कि करबला के एजुकेशन स्क्वायर पर गड़बड़ के वाकयात पेश आए। यह मकाम रोज़ा हजरत इमाम हुसैन से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है। चश्मदीद गवाहों ने बताया कि इस इलाके में सैकड़ों एहतजाजी जमा हुए। करबला के गवर्नर ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने हद से ज्यादा सब्र तहम्मुल से काम लिया है। गवर्नर ने इल्जाम लगाया कि एहतजाजियों के पास हथियार हैं और उनके पास ऐसे बम हैं जिन पर आलमी सतह पर पाबंदी है। करबला के पुलिस चीफ ने इल्जाम लगाया कि एहतजाजियों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर पेट्रोल बम फेंके। इराक के इंसानी हुकूक कमीशन ने एक एहतजाजी के हलाक होने की तस्दीक की और कहा कि 192 लोग जख्मी हुए। करबला के पुलिस चीफ ने कहा कि बाज लोग एहतजाजियों में दाखिल हो गए हैं जिनका मकसद अमन को दरहम बरहम करना और खून खराबे को हवा देना है। इससे पहले न्यूज एजेंसी रॉयटर ने सिक्योरिटी ओहदेदारों के हवाले से कहा कि करबला में कम से कम 18 लोग हलाक हुए और 865 जख्मी हुए। मीडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया कि नकाबपोश लोगों ने एहतजाजियों पर हमले किए। करबला में ये वाकयात मुजाहिरों का एक टर्निंग पॉइंट है। इराक में गरीबी, बेरोजगारी और दूसरे मसाइल पर हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे शुरू हुए थे। यह सिलसिला अक्टूबर के शुरू में शुरू हुआ था, जिसमें कुछ दिन का वक्फा आया था, लेकिन अब फिर से ये मुजाहरे शुरू हो गए हैं। पिछले एक महीने में इस तरह के मुजाहरों में 250 से ज्यादा लोग हलाक हुए और हजारों जख्मी हुए। इराकी ओहदेदारों ने कहा कि बगदाद के नॉर्थ में अमेरिका के एक फौजी अड्डे पर 3 मोर्टार हमले किए गए। नुकसानात के बारे में फौरी तौर पर कुछ नहीं कहा गया। ओहदेदारों ने बताया कि ताजी बेस पर 2 मोर्टार हमले किए गए। तीसरा मोर्टार इसी बेस के करीब गिरा। किसी भी ग्रुप ने इन हमलों की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है।
तुर्की के वजीर दिफा ने कहा कि कुर्दों की फौज YPG अब भी नॉर्थ ईस्ट सीरिया के सरहदी इलाकों से पीछे नहीं हटी है। इस सिलसिले में तुर्की ने मंगल तक की डेडलाइन मुकर्रर की थी। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन और तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान के दरमियान पिछले हफ्ते एक समझौता हुआ था, जिसके तहत कुर्दों को वहां से पीछे हटना था। इस समझौते के मुताबिक रशिया और तुर्की की फौजें मिलकर सरहदी इलाकों में पेट्रोलिंग करेंगी। पेंटागन ने धमकी दी है कि सीरिया की ऑयल फील्ड्स पर तैनात अमरीकी सिपाही किसी भी उस पार्टी के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करेंगे जो वाशिंगटन के कंट्रोल को चैलेंज करेगी, चाहे वो सीरिया की फौज हो या रशिया के सिपाही हो। अमरीकी वजीर दिफा मार्क एस्पर ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये बात कही। उन्होंने सीरिया के इलाके और वसाइल पर कंट्रोल की कोशिश करने वाली कई सरकारी और गैर सरकारी ताकतों का हवाला दिया। एस्पर ने कहा कि अमरीका नॉर्थ ईस्ट सीरिया में तेल के कुओं पर अपना कंट्रोल बरकरार रखेगा। इन कुओं के जरिए आईसिस ने काफी पैसा कमाया है। यूनाइटेड नेशंस में सीरिया के सफीर बशार जाफरी ने कहा कि गोलान पहाड़ियों का इलाका सीरिया का अटूट हिस्सा है। सिक्योरिटी काउंसिल के सेशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि दमिश्क को इस पहाड़ी इलाके पर अपना कंट्रोल फिर से कायम करने का हक हासिल है। इस इलाके पर 1967 की जंग के दौरान इसराइल ने कब्जा कर लिया था। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमरीकी फौजों ने आईएसआईएस लीडर अबू बकर अल बगदादी की लाश समंदर में फेंक दी है। इस तरह बगदादी के साथ अल कायदा लीडर उसामा बिन लादेन जैसा सलूक किया गया। बगदाद शान की गई। ईरान ने कहा है कि अमरीका आईएसआईएस लीडर अबू बकर अल बगदादी को हलाक करते हुए दहशतगर्दी के फैलाव में अपने रोल पर पर्दा नहीं डाल सकता। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अबू बकर अल बगदादी की हलाकत के लिए मुबारकबाद दी है। इस मौके पर ट्रंप ने कहा कि सऊदी अरब और अमरीका के दरमियान कारआमद ताउन जारी है, जिसका मकसद दहशतगर्दी को खत्म करना है। कुर्दों की फौज SDF ने कहा है कि उनके एक एजेंट ने पहचान के लिए अबू बकर बगदादी की लाश के कपड़े उतारे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मिडल ईस्ट के बहरानों को हल करने के लिए एक बैलेंस अप्रोच की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में दखल नहीं देना चाहिए और एक दूसरे की खुद मुख्तारी का एहतराम करना चाहिए और इन उसूलों पर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान खित्ते के तमाम मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है और इस इलाके में इंडियन कम्युनिटी बड़ी तादाद में रहती है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने जो सऊदी अरब के अहम दौरे पर हैं ये बातें कही। उन्होंने कहा कि खित्ते में अमन और सिक्योरिटी के लिए तमाम फरीकों के दरमियान बातचीत की हौसला अफजाई करनी चाहिए और बातचीत का अमल शुरू करना चाहिए। उन्होंने अरब न्यूज अखबार से बातचीत करते हुए कहा कि हुकूमत अपने पड़ोसियों को काफी अहमियत देती है और सऊदी अरब के साथ हिंदुस्तान के ताल्लुकात इस हवाले से बहुत अहम है। वजीर आजम मोदी ने यकीन जाहिर किया कि शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत में हिंदुस्तान और सऊदी अरब के दरमियान आपसी ताल्लुकात और ज्यादा मजबूत होंगे। उन्होंने कहा कि तेल की कीमतें दुनिया की मईशत की तरक्की के हवाले से अहम किरदार अदा करती हैं। मोदी ने कहा कि सऊदी अरब हिंदुस्तान की तवानाई जरूरतें पूरी करने के हवाले से बहुत अहम किरदार अदा करता है। वजीर आजम ने कहा कि हिंदुस्तान ने कारोबार के लिए दोस्ताना माहौल पैदा करने के मकसद से कई सुधार लाए हैं। मोदी 2 दिन के दौरे पर सऊदी अरब में है। उन्होंने लंच पर शाह सलमान से मुलाकात की और डिनर पर मोहम्मद बिन सलमान के मेहमान बने। मोदी एक मौशी कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं। मोदी के सऊदी दौरे के दौरान हिंदुस्तान और सऊदी अरब के दरमियान कई समझौतों पर दस्तखत हो रहे हैं जिनका ताल्लुक अलग अलग शोबों से है। वजीर आजम ने कहा कि दोनों मुल्क नाबराबरी को खत्म करने और तरक्की के लिए G20 के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वजीर आजम मोदी ने सऊदी अरब के दारुल रियाद में जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला से भी मुलाकात की। दोनों लीडर्स ने तिजारत, सरमायाकारी, इंसानी वसाइल को बढ़ावा देने और अवाम के राब्ते को बेहतर बनाने के बारे में भी बातचीत की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रहे हैं जो मंगल की शाम शुरू हुई और चारशंबे को भी जारी रहेगी। मोदी ने इस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हिंदुस्तान की मईशत के मुख्तलिफ पहलुओं, चैलेंजेस और मौक़ों के बारे में बात की। ये तीसरी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस है जो रियाद में हो रही है। इस कॉन्फ्रेंस को डेवोस ऑफ द डेजर्ट का नाम दिया गया है। पिछले साल जर्नलिस्ट जमाल खशोगी के कत्ल की वजह से कई कंपनियों के CEOs ने इस कॉन्फ्रेंस का बॉयकॉट किया था।
ईरान ने फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइल की जारहाना पॉलिसियों पर बेअमली के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पर तनकीद की है। ईरान ने कहा कि आलमी इदारा काबिज ताकत के खिलाफ मंजूर की गई करारदादों पर अमल करने में नाकाम रहा है, जिसकी वजह से जंग जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। मिडल ईस्ट के बारे में सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग से खिताब करते हुए ईरान के नायब सफीर इसहाक आले हबीब ने ये बात कही। दुनिया भर से में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। इराक में मुजाहिरों का अहम मोड़, रोज़ा हुसैन के करीब एहतजाजियों पर फायरिंग में 18 हलाक। नेतन्याहू ने कहा यमन में तैनात ईरानी मिसाइलों से इसराइल को खतरा है, एयरफोर्स चौकस। बगदादी की लाश समंदर में फेंक दी गई, अमेरिका ने किया दावा। सीरिया में ऑयल फील्ड्स के करीब आने वालों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करेंगे, अमेरिका ने दी वार्निंग। मोदी ने की सऊदी हुक्मरानों से मुलाकात, कहा मिडल ईस्ट बहरानों को हल करने के लिए नए अप्रोच की जरूरत है। हिंदुस्तान और सऊदी अरब के बीच कई समझौते, रियाद में मौशिक कॉन्फ्रेंस से मोदी का खिताब। बर्तानिया में क्रिसमस से पहले इलेक्शंस होंगे, लेबर पार्टी ने बोरिस जॉनसन की तजवीज से इत्तेफाक कर लिया। नवाज शरीफ की हालत बहुत बिगड़ गई, डॉक्टर्स अब तक बीमारी पहचान नहीं पाए। यूरोपीय डेलीगेशन कश्मीर पहुंचा, अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस में झड़पें, वादी में जबरदस्त तनाव। शिवसेना से कोई वादा नहीं किया, फडणवीस ने किया ऐलान। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के साथ मीटिंग बर्खास्त कर दी, जोड़ तोड़ की सियासत जारी। डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को इस्राएली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान ने यमन में ऐसे मिसाइल्स तैनात कर दिए हैं जिनसे इसराइल को निशाना बनाया जा सकता है। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान मिडिल ईस्ट में किसी भी जगह पर वार करने वाले मिसाइल्स हासिल कर रहा है। उन्होंने अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्टीफन म्यूचिन से मुलाकात के मौके पर यह बात कही। म्यूचिन के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नेतन्याहू ने IS चीफ अबू बकर बगदादी को हलाक करने के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद दी और कहा कि इसराइल अब भी दहशतगर्दी से लड़ाई लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इसराइल को न सिर्फ ISIS की क़यादत में इंतहा पसंद सुन्नियों से मुकाबला था, बल्कि ईरान और मिडल ईस्ट में ईरान के लश्करों की सूरत में इंतहा पसंद शियों से भी खतरा है। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान इराक और सीरिया में भी ऐसे मिसाइल्स तैनात करना चाहता है। वो लेबनान को 1,30,000 रॉकेट्स के जरिए हथियारों का डिपो बना रहा है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि इसराइली एयर डिफेंस ने चौकसी अख्तियार की है। दुनिया भर में इसराइल के सफारत खानों को भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। इसराइली मीडिया में कहा गया कि ईरान से खतरे के मद्देनजर एयरफोर्स की पोजीशंस को एडजस्ट किया गया है। इसराइली फौज के एक चीफ ने हाल ही में वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू को वार्निंग दी थी कि ईरान का खतरा बहुत बढ़ गया है और ईरान दिन ब दिन निडर होता जा रहा है।
اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی شن بیت کے سابق چیف نے کہا ہے کہ اسرائیل خود اپنی تباہی کے بیج بو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے قبضے کی برقراری اسرائیل کی حفاظت اور ایک جمہوریت کی حیثیت سے اسرائیل کے وجود کے لیے خطرہ ہے. 1995 سے 2000 تک ایجنسی کے چیف رہنے والے ایمی آیالون نے کہا کہ یہ حالات رہے تو اسرائیل کا خاتمہ ہو جائے گا جس کا خواب صہیونیت کے معماروں نے دیکھا تھا. انہوں نے واشنگٹن میں ایک پریس کانفرنس کے موقع پر یہودیوں سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی. شن بیت کے سابق چیف نے کہا کہ ہم اسرائیل میں اپنی سرحدوں کو بڑھانے کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں اور اپنے پڑوس میں ایک فلسطینی ریاست کو بننے سے روک رہے ہیں. یہ انصاف نہیں ہے. اس کے ذریعے فلسطینیوں کو حق خود ارادیت سے روکا جا رہا ہے. حالانکہ دنیا نے فلسطینیوں کے اس حق کو تسلیم کیا ہے. جب تک ہم ایک مکمل اپروچ اختیار نہیں کرتے یہ لڑائی آنے والی کئی نسلوں تک جاری رہے گی اور زیادہ خون خرابہ ہوگا اور زیادہ دہشت پھیلے گی. حماس پولٹ بیورو کے ایک رکن نے سعودی عرب میں درجنوں فلسطینیوں کی گرفتاری کو ناقابل قبول قرار دیا اور الزام لگایا ہے کہ فلسطینیوں کو گرفتار کرنے کا سلسلہ جاری ہے. اس سلسلے میں بات چیت کے باوجود کوئی ٹھوس نتیجہ نہیں نکلا ہے. حماس پولٹ بیورو رکن حسان بدران نے ایک نیوز ایجنسی سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بات کہی. الحوثی تحریک کے لیڈر نے سعودی عرب کو وارننگ دی ہے کہ یمن کی ناکہ بندی برقرار رکھنے اور جارحیت جاری رکھنے کے نتیجے میں سعودی عرب کو سنگین نتیجے بھگتنے پڑیں گے. انصار اللہ تحریک کے ترجمان کی طرف سے جاری ایک بیان میں یہ بات کہی گئی. اس بیان میں کہا گیا کہ یونائیٹڈ نیشنز کے نمائندے مارٹن گرفت کے ساتھ دارالحکومت صنعاء میں ملاقات کرتے ہوئے الحوثی لیڈر عبد الملک بدر الدین الحوثی نے کہا کہ سعودی عرب خطے میں امن اور سیکیورٹی قائم کرنے میں بری طرح ناکام ہو گیا ہے. برطانیہ میں دسمبر میں جلد الیکشنز ہو سکتے ہیں. اس طرح وزیر اعظم بورس جانسن کی کوششیں کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہیں جنہوں نے بریگزٹ پر عمل کے لیے جلد الیکشنز کرانے کی مہم شروع کی تھی. شروعاتی جھجک کے بعد لیبر پارٹی نے جلد الیکشنز کی تجویز کی تائید سے اتفاق کیا. اس سے پہلے ارکان پارلیمنٹ نے ملک میں 12 دسمبر کو الیکشنز کرانے کے لیے وزیر اعظم کی کوششوں کو رد کر دیا تھا, لیکن جانسن نے کہا کہ وہ کرسمس سے پہلے الیکشنز کرانے کی کوششیں جاری رکھیں گے, جس کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ لیبر پارٹی نے اس تجویز سے اتفاق کر لیا ہے. بورس جانسن بریگزٹ کے بارے میں سیاسی تعطل دور کرنے کے لیے یہ الیکشنز کرانا چاہتے ہیں. کیلیفورنیا کے جنگلوں کی آگ ایک پوش علاقے تک پھیلتی جا رہی ہے. فائر فائٹرز کو آگ بجھانے کی کوششوں میں کافی جدوجہد کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. لاکھوں لوگ جنگل کی اس آگ سے متاثر ہو رہے ہیں. کیلیفورنیا میں جنگل کی آگ کی وجہ سے کم 1.5 ملین لوگ بجلی سے محروم ہو رہے ہیں. پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی حالت بہت نازک بتائی گئی ہے. ان کی صحت اور جسم کے پلیٹلیٹس میں اتار چڑھاؤ کی وجہ سے ڈاکٹرز کافی فکر مند ہیں. ان کا علاج کرنے والے ایک میڈیکل بورڈ کے رکن ڈاکٹر عدنان نے بتایا کہ نواز شریف اپنی صحت اور زندگی کی لڑائی لڑ رہے ہیں. پلیٹلیٹس میں کمی اور ہارٹ اٹیک نے ان کے گردوں پر بھی اثر ڈالا ہے. کم بلڈ شوگر کی وجہ سے اور ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ان کی صحت میں بگاڑ آیا ہے. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ نواز شریف کی بیماری کی اب تک پہچان نہیں ہو پائی ہے اور یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. پلیٹلیٹس کی کمی کی وجہ سے ان کا اینجیوگرام نہیں کیا جا رہا ہے کیونکہ اس سے اندرونی بلیڈنگ کا خطرہ ہے. اینجیوگرام کے لیے کم سے کم پلیٹلیٹس کی تعداد 40,000 ہونی چاہیے. نواز شریف کرپشن کے کیس کے سلسلے میں جیل میں تھے. انہیں 21 اکتوبر کی رات طبیعت بگڑنے پر لاہور کے ایک ہاسپٹل میں شریک کیا گیا تھا. اس دوران پاکستان کی ایک عدالت نے العزیزیہ کیس میں نواز شریف کی سزا پر عمل روک دیا ہے. سابق وزیر اعظم 8 ہفتوں تک ضمانت پر رہیں گے. جموں کشمیر کے پلوامہ میں ملیٹنٹس نے CRPF سپاہیوں پر فائرنگ کی. کسی کے زخمی ہونے کی خبر نہیں ہے. عہدیداروں نے فوری حملہ آوروں کی تلاش شروع کر دی ہے. بتایا گیا کہ ملیٹنٹس نے 6 سے 7 راؤنڈ فائر کیے. ایک دن پہلے اننت ناگ میں ملیٹنٹس نے ایک اور ٹرک ڈرائیور کو گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا جس کا تعلق ادھمپور سے بتایا گیا. یورپی یونین کے 23 ارکان پارلیمنٹ کے ایک ڈیلیگیشن نے اپنا کشمیر کا دورہ شروع کیا. آرٹیکل 370 برخاست کرنے کی مرکزی حکومت کے فیصلے کے بعد یہ اس طرح کا پہلا دورہ ہے. ان ارکان پارلیمنٹ کو سری نگر میں سرکاری عہدیداروں نے صورتحال کے بارے میں بریفنگ دی. اس میٹنگ میں بعض کشمیریوں سے بھی ان کی ملاقات کرائی گئی. عہدیداروں نے بتایا کہ یہ کوئی سرکاری دورہ نہیں ہے بلکہ ارکان پارلیمنٹ اپنی شخصی حیثیت سے یہ دورہ کر رہے ہیں. اس ٹیم نے ایک دن پہلے وزیر اعظم مودی سے ملاقات کی. پتہ چلا ہے کہ ان ارکان پارلیمنٹ میں زیادہ تر کٹر خیالات رکھنے والی پارٹیوں کے ارکان ہیں. مودی سے بھی اس ڈیلیگیشن کی ملاقات کرائی گئی تھی اور اس موقع پر نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دوال بھی موجود تھے. اجیت دوال نے یورپی ارکان پارلیمنٹ کو لنچ پر کشمیر کے بارے میں بریفنگ دی.
यूरोपीय डेलीगेशन के दौरे के मौके पर वादी में जबरदस्त तनाव देखा गया। श्रीनगर के बाज़ हिस्सों और वादी के दूसरे मकामात पर आवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़पें हुई। यूरोपीय अरकान पार्लियामेंट ने बुलेट प्रूफ जीपों में सफर किया। सिक्योरिटी ओहदेदारों ने इस टीम को वादी के हालात के बारे में बताया। श्रीनगर शहर में जबरदस्त बंद था। झड़पों में बाज लोगों के जख्मी होने की खबर है। यूरोपीय पार्लियामेंट के डेलीगेशन को कश्मीर का दौरा कराने पर अपोजिशन पार्टियों ने तनकीद की है। इससे पहले कई हिंदुस्तानी सियासतदानों को कश्मीर का दौरा करने से रोक दिया गया था। सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए ट्वीट किया, गैरों पे करम, अपनों पे सितम, और हुकूमत के इस फैसले पर तनकीद की। यूनाइटेड नेशंस के एक पैनल ने कश्मीर की सूरत हाल पर फिक्रमंदी का इजहार किया और कहा कि सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाने चाहिए। यूनाइटेड नेशंस के हाई कमिश्नर इंसानी हुकूक के दफ्तर की तरफ से यह बात कही गई। इस पैनल ने कहा कि कश्मीर में कर्फ्यू जैसे हालात बर्खास्त करने चाहिए। जम्मू कश्मीर में 10वीं जमात के बोर्ड इम्तिहानात शुरू हुए। कश्मीर में पाबंदियों के 86 दिन पूरे हो गए। ओहदेदारों ने बताया कि इम्तिहानात के लिए मुनासिब इंतजाम किए गए। महाराष्ट्र में अगली हुकूमत बनाने के बारे में जमकर सियासत हो रही है। बीजेपी और शिवसेना के मामलात अब तक हल नहीं हुए हैं और फौरी तौर पर इसके हल होने के आसार भी नजर नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से बेचैनी बढ़ती जा रही है। चीफ मिनिस्टर और बीजेपी लीडर देवेंद्र फडणवीस ने इस बात को गलत बताया कि शिवसेना को चीफ मिनिस्टर के ओहदे की कोई पेशकश की गई थी। इस बयान के बाद शिवसेना लीडर उद्धव ठाकरे ने बीजेपी लीडर्स के साथ शिवसेना के लीडर्स की मीटिंग बर्खास्त कर दी। ये मीटिंग मंगल की शाम 4 बजे होने वाली थी। मीटिंग में मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर और शिवसेना के सीनियर लीडर्स हिस्सा लेने वाले थे। फडणवीस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि शिवसेना से कभी भी 2.5 साल चीफ मिनिस्टर का ओहदा देने का कोई वादा नहीं किया गया था। दूसरी तरफ शिवसेना लीडर उद्धव ठाकरे 50-50 फार्मूले पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि बीजेपी सदर अमित शाह ने लोकसभा इलेक्शन से पहले 50-50 फार्मूले से इत्तेफाक किया था। शिवसेना लीडर संजय रावत ने फडणवीस पर तनकीद करते हुए कहा कि हर कोई दोनों पार्टियों के बीच इस तरह की डील से वाकिफ है। उन्होंने कहा कि अगर फडणवीस ये कहते हैं कि 50-50 के बारे में कोई बात नहीं हुई है तो मैं समझता हूं कि सच का मतलब बदल देना चाहिए। महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शंस में बीजेपी ने 105 और शिवसेना ने 56 सीटें जीती हैं। बीजेपी लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग 4 शंबे को होगी, जिसमें लीडर को चुना जाएगा। इस दौरान बीजेपी ने दावा किया कि शिवसेना के 45 एमएलएज पार्टी के साथ रब्त में हैं। इस तरह एक तरह से ब्लैकमेलिंग और जोड़तोड़ की सियासत शुरू हो गई है। शिवसेना ने बीजेपी पर तंज करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में कोई दुष्यंत नहीं है जिसका बाप जेल में हो। वो हरियाणा के हालात का हवाला दे रहे थे। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। इराक में मुजाहिरों का अहम मोड़, रोज़ा हुसैन के करीब एहतजाजियों पर फायरिंग में 18 हलाक। नेतन्याहू ने कहा यमन में तैनात ईरानी मिसाइलों से इसराइल को खतरा है, एयरफोर्स चौकस। बगदादी की लाश समंदर में फेंक दी गई, अमेरिका ने किया दावा। सीरिया में ऑयल फील्ड्स के करीब आने वालों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करेंगे, अमेरिका ने दी वार्निंग। मोदी ने की सऊदी हुक्मरानों से मुलाकात, कहा मिडिल ईस्ट बहरानों को हल करने के लिए नए अप्रोच की जरूरत है। हिंदुस्तान और सऊदी अरब के बीच कई समझौते, रियाद में मौशिक कॉन्फ्रेंस से मोदी का खिताब। बर्तानिया में क्रिसमस से पहले इलेक्शंस होंगे, लेबर पार्टी ने बोरिस जॉनसन की तजवीज से इत्तेफाक कर लिया। नवाज शरीफ की हालत बहुत बिगड़ गई, डॉक्टर्स अब तक बीमारी पहचान नहीं पाए। यूरोपीय डेलीगेशन कश्मीर पहुंचा, अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस में झड़पें, वादी में जबरदस्त तनाव।
शिवसेना से कोई वादा नहीं किया, फडणवीस ने किया ऐलान। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के साथ मीटिंग बर्खास्त कर दी, जोड़ तोड़ की सियासत जारी। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फिरासत को दें इजाजत और अपना बेहद बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।